वेलकम। इंटरव्यू के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। इसके पहले 2 एपिसोड्स हो चुके हैं और इस बार कुछ और रिजल्ट्स भी आ गए हैं। आरआरबी पीओ का रिजल्ट भी आ गया है और उनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट सक्सेसफुल हुए हैं। उन्हें भी इंटरव्यू देना है। थोड़े बहुत अंतर के साथ तो लगभग वही है। वो आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक है, तो स्पेशली रूरल बैकग्राउंड के संदर्भ में जोर रहेगा। उसमें क्या कैसे करना है इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले 2 एपिसोड होने के बाद आज उस बात को आगे बढ़ाते हैं, नए टॉपिक की ओर जाते हैं, नए क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। इस बीच आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनके आंसर की ओर भी जाते हैं। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि क्या इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना जरूरी होगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप इंग्लिश या हिंदी इन दोनों में किसी भी एक भाषा में दे सकते हैं। उस लैंग्वेज में दीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं खुद को। वैसे बेस्ट अप्रोच ये होता है और ये एक्सपेक्टेड भी है कि जो एक ग्रेजुएट है, कम से कम ग्रेजुएट है या पीजी किया हुआ स्टूडेंट है, उसे इतनी इंग्लिश तो आती ही होगी कि वो कन्वर्सेशन कर सके, थोड़ा बहुत बातचीत कर सके। इतनी तो एक्सपेक्टेड है। स्पेशली अधिकारी लेवल पर, ऑफिसर लेवल पर, ये तो एक्सपेक्टेड है। बेस्ट अप्रोच ये होगा कि जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू बोर्ड की ओर से, उस लैंग्वेज में रिप्लाई दिया जाए। ये बेस्ट कंडीशन है। अगर आपको दिक्कत होती है इंग्लिश में देने की, तो सेकंड टू बेस्ट ये है कि अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन का आंसर देने की शुरुआत कीजिए और जब भी आपको कोई दिक्कत महसूस हो आप हिंदी में आ जाइए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये सेकंड टू बेस्ट है। थर्ड कि आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो भी डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा का पूरा इंटरव्यू हिंदी में दीजिए, कोई बात नहीं। अपने कॉन्फिडेंस पर इस लैंग्वेज प्रॉब्लम को आने न दीजिए। जो आपको आता है वो आता है और हिंदी में भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो इंग्लिश में इंटरव्यू देंगे ये तय कर लिए हैं, वहाँ बोल भी दें कि इंटरव्यू में मुझे देना है, या इस तरह की स्थिति है जैसे आईएएस का एग्जाम देते तो आपको लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि आपका क्या लैंग्वेज होगा। और वो जो लैंग्वेज होता है वो अगर हिंदी है तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश है तो हिंदी में नहीं बोल सकते। ये बात जरूर है। तो लैंग्वेज के मामले में एकदम टेंशन मत लीजिए। जो भाषा आपको अच्छी लगे, इंग्लिश या हिंदी, उसमें आप इंटरव्यू दें। दूसरा सवाल है बायोडाटा में। बायोडाटा तो बड़ा पार्ट होता है, उसमें मैं उठाता हूँ हॉबी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इस पर स्पेशली विचार होना चाहिए। मैंने कई बार कई स्टूडेंट से पूछा, जो दिक्कतें आती हैं वो देखिए कि आपकी हॉबी क्या है। तो किसी ने बताया पेपर पढ़ना, किसी ने कहा टूरिज्म, किसी ने कहा संगीत सुनना, और इस तरह से सभी बताए। लेकिन जानते हैं ज़्यादातर लोगों ने क्या आंसर दिया? ज़्यादातर मतलब एक संख्या में, फ्रेंड बनाना, मित्र बनाना। मैंने कहा ये आप कहाँ से सीखे, किसने बताया? तो उन्होंने कहा मुझे वो सर ने बताया, या कुछ उस तरह के स्टूडेंट ने बताया, या उस इंस्टीट्यूट ने बताया। जानते हैं ये बहुत गलत आंसर है। पूछे आप ऐसा क्यों बोले? तो उन्होंने कहा कि जो बताया गया या जहाँ से भी उन्होंने सुना कि म्यूजिक सुनने में तो मेरी अभिरुचि है, लेकिन वो सब मत बोलिए, पता नहीं कौन सा गाना आपसे पूछ दे, कब लिखा गया था, किसने लिखा, किसने गाया।
वो सब मत कीजिए। क्या? तो इंटरव्यू के लिए हॉबी बनाइए। और वो क्या है? तो मेकिंग फ्रेंड्स। ये एक सुटेबल एग्जाम्पल है, और एक नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आते रहते हैं, और ये बेस्ट वे है इस एग्जाम्पल को लेकर आपसे बात करने का। इसके कई पहलू हैं। सबसे पहली बात यह है कि हॉबी बनाई नहीं जाती, वो होती है। ठीक है, जन्मजात पैदा नहीं होती, लेकिन कुछ नैसर्गिक गुण होते हैं जिसके अनुसार आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं, और एक हॉबी बनती चली जाती है। एक से ज़्यादा हॉबी भी बनती चली जाती है। लंबे समय में आपके स्वभाव के अनुसार उस क्षेत्र का चुनाव होता है, और उसका आपको पता तक नहीं चलता। आपको याद है कि आपको गाना सुनना कब से अच्छा लगता था? पता ही नहीं है। पता नहीं कब से अच्छा लगने लगा बचपन से, और सुनते चले गए, और म्यूजिक सुनना हॉबी हो गई। क्रिकेट खेलने के लिए गए गए गए, अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसी में रम गए। अब तो जिंदगी भर क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। ऐसा होता है क्रिकेटर के साथ, उसकी हॉबी होती है। हॉबी लंबे समय में बनती है नैसर्गिक रूप से, लेकिन हॉबी बनाई नहीं जाती, वो होती है होती है होती है। अब फ्रेंड बनाना अगर आपकी हॉबी नहीं है तो क्या हॉबी आप बना लेंगे? जो हॉबी है नहीं, जिससे आप परिचित नहीं हैं, दूर दूर तक आपका रिश्ता नहीं है, किसी ने बताया और उसे आप हॉबी मान लिए, तो उससे संबंधित डेप्थ में आने वाले क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे? जबकि वो जो आपकी हॉबी है, जिसके बारे में आप रियल में जानते हैं, थोड़ा बहुत देख लेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। उससे आने वाले क्वेश्चन का आंसर देने में डर लगता है, और ऐसे क्षेत्र का चुनाव करते हैं जिससे आप अपरिचित हैं। सवाल ही नहीं उठता। आप सोचिए कि आपकी हॉबी क्या है, और जो आपकी हॉबी है वो है, उसे स्वीकार कीजिए। जो आपकी हॉबी है उसका आंसर तो हृदय से निकलेगा, दिल से निकलेगा। उसमें वो दर्द होगा, वो सच्चाई होगी जो सामने वाले को प्रभावित करेगी। सच तो अपने आप में बहुत बहुत वेटेज लिए हुए होता है, उसका प्रभाव होता है, झूठ का प्रभाव नहीं होता। इसलिए सच बोलिए, सच बोलिए। मेकिंग फ्रेंड। अगर कुछ लोगों को लगता है कि सचमुच उनका मेकिंग फ्रेंड हॉबी है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि अच्छा, मेकिंग फ्रेंड हॉबी है, कितने फ्रेंड्स हैं आपके? तो बोलते हैं 20-25 हैं। मैं कहता हूं बस इतने ही? अरे, जिसका फ्रेंड बनाने का स्वभाव होगा वो रोज 2-4 लोगों से मिलेगा, 2-4 लोगों को फ्रेंड बनाएगा। महीने में 100-150 तो बनेंगे ही बनेंगे, साल भर में 1000 बनेंगे। पिछले 10-15 वर्षों में तो आपके 10,000 से ज्यादा होंगे। हैं इतने फ्रेंड। मेकिंग फ्रेंड आपके ऊपर निर्भर करता है क्या? अरे, आज के इस फास्ट लाइफ में वाइफ तो फ्रेंड बन नहीं पाती, दुनिया को क्या बनाइएगा? सफिशिएंट टाइम आप अपने घर में नहीं दे पाते, दूसरों को क्या दीजिएगा? जीवन में 1 या 2 फ्रेंड अगर आपने बना लिया तो समझिए बहुत बड़ा काम किया। फ्रेंड तो वो होता है जो आपके हर सुख दुख में काम आए। फ्रेंड जब स्वभाव मिलता है, साथ काम करते हैं, तब जाकर के दोस्ती होती है, और वो वन साइडेड नहीं होती। आप भी चाहते हैं और उधर से भी चाहत होती है, तभी दोस्ती होती है। दोनों के चाहे बगैर दोस्ती नहीं होती। यानी फ्रेंड बनाना एक के बस की बात नहीं है, यह स्वभाव हो नहीं सकता। मिलनसार होना ये तो स्वभाव का पार्ट है कि हम जिससे भी मिले उसके साथ घुल मिल गए, ठीक से बातचीत किए, इसको फ्रेंड बनाना थोड़ा बोलते हैं। फ्रेंड बनाना तो हॉबी हो ही नहीं सकती।
एकदम गलत बात है। देखिए क्या क्या गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। पूछते हैं अच्छा हॉबी बताइए, तो टीवी देखना, क्या तो रेडियो सुनना। सब गलत है। टीवी देखना हॉबी है तो टीवी ऑन में मत कीजिए, देखते रहिए टीवी को। टीवी आप ऑन करते हैं तो कुछ भी देख लेते हैं। टीवी देखना अगर हॉबी है तो टीवी में जो भी चल रहा है सब देखते रहिए, ऐसा तो नहीं होता। रेडियो सुनना अगर हॉबी है तो रेडियो में जो आ रहा है सब सुनते रहिए, क्योंकि रेडियो सुनने के लिए ना आप बैठे हैं। रेडियो सुने बिना तो आपसे रहा नहीं जाता। टीवी और रेडियो माध्यम है, मीडियम है। जो आप चाहते हैं वो देखने या करने के लिए। हाँ, एक और, नेट सर्फिंग कॉमन मैं सुनता हूं। टीवी देखना, रेडियो देखना, सुनना तो है ही, सबसे ज्यादा नेट सर्फिंग। तीनों गलत है। टीवी में कोई भी चैनल लगा लिया देखते रहेंगे, रेडियो में कोई भी चैनल लगा दिया सुनते रहेंगे, नेट सर्फ किया जो 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 मर्जी आया सब करते रहेंगे। ये स्वभाव होता है। ये माध्यम है। टीवी पर आप कुछ देखते हैं, आप मूवी देखते हैं तो मूवी देखे बिना नहीं रहा जाता। आप न्यूज सुनते हैं तो दुनिया भर के समाचार से अवगत होना ये आपकी हॉबी है, ये आपका स्वभाव है। और उसके लिए जहां जो चैनल मिलता है ढूंढते हैं। चैनल ढूंढना हॉबी नहीं है, न्यूज सुनना हॉबी है। इकोनॉमिकल न्यूज सुनना, आर्थिक मामलों में मेरी अभिरुचि है, ये समझ में आता है। चाहे वो CNBC आवाज पर आए, जी बिजनेस पर आए, किसी भी इकोनॉमिकल न्यूज चैनल पर आए, पेपर में आए, रेडियो में आए, जिनकी रुचि आर्थिक मामलों में है, दरअसल वो स्वभाव आर्थिक मामलों का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे वो टेलीविजन पर देखें, रेडियो पर सुने, अखबार पढ़ें, पेपर पढ़ें, बुक पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, आर्थिक मामलों से संबंधित चीजों में उनकी रुचि है और ये सभी उनके माध्यम है। नेट सर्फ करते हैं, अरे क्या करते हैं? या तो आप खूब गाना सर्च करते हैं तो गाना सर्च करना, गाने में रुचि हुई। मूवी सर्च करते हैं तो मूवी में रुचि हुई। आर्ट प्लेसेस को देखते हैं, आर्ट में रुचि है तो आर्ट के सारे चैनल्स और सारे साइट्स देख जाते हैं। किसी विशेष मामले में रुचि होती है, वो आपकी हॉबी होती है। हॉबी कहते किसे हैं, पहले ये बता दीजिए। हॉबी आपके वो क्रियाकलाप हैं जो चाहे आप कर पाए या न कर पाए, लेकिन हमेशा करते रहने की चाहत होती है। कोई न रोके तो आप वो करते ही करते हैं, उसके बिना आपसे रहा ही नहीं जाता। गाना सुनना आज के इस फास्ट लाइफ में संभव है एक सप्ताह तक गाना न सुने, लेकिन जिसका गाना सुनना हॉबी है वो कहीं ना कहीं मौका निकाल ही लेता है। वो चाहे सफर में, कार में, घूमते समय कहीं गाना बज ही रहा है तो रुक के सुन लेता है, क्योंकि उसकी हॉबी है, उसको सुनना पसंद है। इसके बिना उससे रहा नहीं जाता। कर सकें या ना कर सकें, करते रहने की या करने की चाहत होती है, इसे हॉबी कहते हैं। उड़ीसा के संबलपुर में उस समय मैं एक इंटरव्यू का क्लास ले रहा था। 6-7 साल पहले की बात है। तो बहुत अच्छा तेज स्टूडेंट थे। मैंने उस ग्रुप में उस स्टूडेंट से पूछा आपकी हॉबी बताइए, तो उन्होंने कहा टूरिज्म, पर्यटन। मैंने उनसे पूछा, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये सारे एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आप दरअसल जो सोचते हैं ना वो सही होता ही नहीं। आप अपने बारे में खुद ही को नहीं पहचानते हैं, तो पहले खुद को पहचानिए ना, फिर ना सामने वाला आपको पहचानेगा और आप उसमें उसकी मदद करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, टूरिज्म, पर्यटन आपकी हॉबी है, अभिरुचि है, ओके। मैंने कहा आप दिल्ली गए हैं? उड़ीसा संबलपुर में मैं बात कर रहा हूं। दिल्ली गए हैं? लाल किला देखे? नहीं। आगरा का ताजमहल देखे? नहीं। कन्याकुमारी तो नहीं ही गए होंगे? नहीं। खजुराहो गए हैं? नहीं, वहां से 500 किलोमीटर दूर होगा।
संबलपुर से। खजुराहो नहीं। कलकत्ता गए, एक बार एग्जाम देने गए थे। अच्छा, पुरी गए? हाँ, पुरी 1-2 बार गए हैं। पुरी वहाँ से 300-400 किलोमीटर दूर है और वहाँ गए हैं। कितनी बार गए? 3-4 बार गए हैं। हीराकुड डैम गए हैं जो संबलपुर में है? हाँ, यहाँ पर कई बार गए हैं। कितनी बार गए हैं? तो आज तक मैं 7-8 बार गया हूँ। तब मैंने कहा यही आपकी हॉबी है। अरे जिसका पर्यटन हॉबी होगी, पर्यटन मतलब या तो सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से चीजों को देखना, या फिर प्राकृतिक सौंदर्य के कारण उसमें आकर्षण होना, हिस्टोरिकल चीजों में आकर्षण होना, ऐसी किसी विशेष दृष्टि से ही तो पर्यटन में रुचि होगी ना। तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना, नए नए जगह पर जाना, ऐसा ही कुछ रीजन होगा ना। तो जिसके अंदर यह अभिरुचि होगी, उसके पास पैसा ना रहे, लेकिन वो ये जरूर सोचेगा कि अगर 22-23 साल का एज आपका हुआ है, 22-23 ईयर्स, तो कम से कम एक बार दिल्ली का लाल किला तो देख लेते, एक बार तो चले ही जाते, एक बार खजुराहो तो चले जाते, आगरे का ताजमहल तो एक बार देख लेते। रोज रोज न जाते, सी बीच ही है, महीना में एक बार तो जा सकते हैं संबलपुर से पुरी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो 1-2 साल में कभी गए थे। हीराकुड डैम, वो तो 4 किलोमीटर दूर था, वहां तो लगभग रोज चले जाना चाहिए। कुछ नहीं हो तो वहीं से 5 किलोमीटर दूर प्रकृति का जो सौंदर्य है उसी को देखते। ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे हुआ आपका पर्यटन आपकी हॉबी? बताइए तो। ये तो गलत है ना, पर्यटन हॉबी नहीं है। पैसा रहे न रहे, लेकिन आप कुछ ना कुछ जमा करके जस्ट गए, एंजॉय करने के लिए पूरी जाना हो तो 50,000 भी कम है। लेकिन जिसकी हॉबी है वो सी बीच जाना चाहता है, देखना चाहता है, वहां सांस्कृतिक दृष्टि से, वहां पर प्राकृतिक दृष्टि से, तो जाएगा, देखेगा, शाम में आ जाएगा, 500 रुपए में हो जाएगा। क्योंकि रुपया खर्च करना और विलासिता के लिए थोड़ी जाना है। हॉबी है ना, सांस्कृतिक और प्राकृतिक चीजों को निहारने के लिए जाना, और मजबूरी है, उसके बिना रहा नहीं जाता, मन नहीं लगता ना। इसे हॉबी कहते हैं। देखिए, जो आपकी हॉबी है वो है, उसे स्वीकार कीजिए। उससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर जब आप देंगे तो उसका बड़ा भाग आपको आता रहेगा, आप उससे परिचित हैं। बहुत है, इंटरव्यू है आपके सामने, बोलना है, तो आप एक बार नेट पर बैठ करके उससे संबंधित सारी चीज़ों को देख लीजिए। आप देखेंगे सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं, बस एक बार रिफ्रेश हो लेते हैं, बोलने की दृष्टि से उसका महत्व रहेगा। अगर गाने में रुचि है तो क्या दृष्टि है, डिफरेंट टाइप्स के गाने तो आप सुनते ही हैं, तो वो तो आपकी हॉबी है। आप बैठिए नेट पर, गानों का इतिहास देख लीजिए, गाने के क्षेत्र में जो पर्सनैलिटीज हैं वो देख लीजिए, सब तो आपका जाना सुना परिचित है, तभी तो वो हॉबी है। अखबार पढ़ना हॉबी है, ठीक है, लेकिन हॉबी होनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना है। अगर एक पेपर कोई आया पढ़ लिए, इसको हॉबी नहीं बोल सकते। जिसकी हॉबी होगी ना पेपर पढ़ना, वो कहीं भी दुकान पर जाके 2-4 पेपर ढूंढ ही लेगा और वो सर्च करेगा। अखबार में जो विशेषता है चीजों को एनालाइज करके लिखने का, खबर के अलावा, इसमें आपकी अभिरुचि है, और वो ढूंढ के पढ़िएगा, कहाँ क्या घटनाएं घटी और उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, वो आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। टेलीविजन में इंटरप्रिटेशन बहुत कम होता है, वहां बस घटनाएं देखते हैं, आंखों से देखते हैं, ये उसका प्लस पॉइंट है, देखते हैं, वहां दिखाया जाता है। अखबार में पढ़ा जाता है, रेडियो में सुना जाता है। तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं और तीनों का अपना महत्व है। तो अखबार यदि हॉबी है तो नेचुरली उसमें हेडलाइंस क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर पेपर को आप लगातार पढ़ते रहे हैं तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भाई इसमें ये कार्टूनिस्ट का नाम बताइए, तो जिनका कार्टून छपता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन थोड़े है, अरे रोज कार्टून छपता है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ही। उसका एडिटर कौन है, जहां का संस्करण आप रोज पढ़ते हैं, एडिटर पर ध्यान जाएगा, उसके बारे में न्यूज भी आता है, थोड़ा देख भी लीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। यानी जो आपकी हॉबी है उसे स्वीकार कीजिए और उससे संबंधित क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा आसान है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए।
अगला सवाल है, हर 4-5 स्टूडेंट में से एक से जरूर पूछा जाता है, वाई बैंकिंग सेक्टर? आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं? बैंकिंग सेक्टर में आप क्यों आना चाहते हैं? तो बैंकिंग सेक्टर में अकाउंट खोलने के लिए जाने की बात तो नहीं हो रही ना, एक कैरियर बनाने की बात हो रही है। एक तरह से अपना पूरा जीवन बांध देने के बारे में बात हो रही है। 60 इयर्स तक जो वर्किंग लाइफ है कर लिया तो उसके बाद क्या बचता है? तो जिससे अपना पूरा जीवन जोड़ना चाहते हैं, एक क्षेत्र के रूप में उसको चूज करना चाहते हैं, एक प्रोफेशन के रूप में, तो नेचुरली जीवन की पूरी चाहत उससे जुड़ी हुई होगी, उसे वो संतुष्ट करता होगा। तो ऐसा आप क्या चाहते हैं किसी क्षेत्र से जो आपके जीवन का लक्ष्य है और जो उस क्षेत्र में नजर आता है, वो बताइए। आप जो आंसर बोलेंगे वो शॉर्ट में होगा, लेकिन मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं, सुनिए, समझिए। अर्थव्यवस्था या कोई देश, इसका जो क्लासिफिकेशन होता है डेवलपमेंट के आधार पर, तो उसके कई पैमाने हैं। प्रति व्यक्ति आय भी होती है, पर कैपिटा इनकम भी होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के आधार पर भी आप बांट सकते हैं अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में। लेकिन यहाँ जो संदर्भ है उसके संदर्भ में मैं बात करता हूँ कि इकोनॉमी में डिफरेंट सेक्टर्स के परसेंटेज भागीदारी के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है। जो प्राथमिक क्षेत्र है, एग्रीकल्चर, कृषि, जो अल्प विकसित, जो डेवलप नहीं है कंट्री, अविकसित देश, पिछड़े हुए देश, उसकी पहचान है कि उसकी इकोनॉमी का बड़ा पार्ट एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर से आता है। वहां पर सर्विस सेक्टर गायब रहता है, बहुत कम। ये एक किनारा हुआ। दूसरा किनारा है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री इन जनरल, जिसे हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। वहां पर सर्विस सेक्टर नंबर 1 होता है और एग्रीकल्चर एकदम नीचे। लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर का जो योगदान है वो दोनों जगह बीच में रहता है, दोनों जगह बीच में रहता है। डेवलपिंग कंट्री में एग्रीकल्चर का रोल घटता जाता है, सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ता जाता है, इंडस्ट्री का भी कुछ कुछ बढ़ता जाता है। लेकिन उस कंट्री को, उस इकोनॉमी को डेवलप्ड कंट्री कहते हैं जिसकी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा रोल सर्विस सेक्टर का होता है। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का रोल होगा वो वन एंड पिछड़ा हुआ देश, अविकसित देश, अंडर डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में एग्रीकल्चर घटता जाता है, इंडस्ट्री और सर्विस बढ़ता जाता है, लेकिन कोई निर्णायक भूमिका में नहीं होते। वो देश तब डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है जब सर्विस सेक्टर नंबर 1 होता है। और जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया में सर्विस सेक्टर 60% से ज्यादा पार्ट तक पहुंच चुका है। और अब ये इस आधार पर दुनिया के विकसित देश की कैटेगरी में खड़ा है। और बैंकिंग सेक्टर वन ऑफ द सर्विस सेक्टर, यानी इंडिया को अब आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। सर्विस सेक्टर का जो रोल है उसको तेजी से बढ़ना है। रोल किसी सेक्टर का कम नहीं होता। एग्रीकल्चर का महत्व कभी कम होने वाला नहीं है, ग्रोथ उसमें भी होगा, लेकिन सर्विस सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ होगा। और बैंकिंग सेक्टर सर्विस सेक्टर का एक पार्ट है, इसलिए इसको आगे बढ़ना है। आपसे जब भी बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात की जाए तो आप ये सब बताने के अलावा, शॉर्ट में ये बताने के अलावा कि बैंकिंग सेक्टर तो रीढ़ भी है किसी इकोनॉमी की, उसके बिना तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। CRR और बैंक रेट में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए 0.25 का, चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, तो अफरा तफरी मच जाती है, व्यापक प्रभाव होता है, प्रभाव लाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो उस सेक्टर के महत्व की कल्पना ही की जा सकती है।
पर आपका इंटरेस्ट सिर्फ बैंकिंग सेक्टर नहीं है। एक तो बैंकिंग सेक्टर है जो पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, प्लस बैंकिंग सेक्टर, उसके कार्य करने का ढंग, समाज में रोल, वहां काम करने का वर्किंग कंडीशन। इसके अलावा वो गवर्नमेंट सेक्टर भी है, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। मेरी अभिरुचि गवर्नमेंट सेक्टर में है। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना एक तरह से सोशल वर्क जिससे भी संबंधित हैं, सामाजिक सरोकार से भी संबंधित है गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, उसमें जाना, बैंक में जाना, एक ऐसे इस लाइन में फ्यूचर बनाना जिसमें ग्रोथ निश्चित है, जिसके साथ देश का भविष्य जुड़ा है, हमारा भविष्य जुड़ा है, तो हमारे जॉब का भविष्य भी जुड़ा है। इन सारे क्षेत्रों का समागम एक ही जगह पर होता है, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, और मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। जब आप इतनी अभिरुचि दिखाएंगे गवर्नमेंट सेक्टर की ओर, तो पूछा जाएगा व्हाई गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं? तो एक बात फिर साफ साफ समझ लें, कौन सा सेक्टर बढ़िया है, इस क्वेश्चन का आंसर रिलेटिव है। जो व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर की विशेषताएं उस व्यक्ति को भाती हैं, इसलिए उनके लिए बेस्ट है। लेकिन जो व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, उस सेक्टर की विशेषताएं और उस व्यक्ति की खूबियां खामियां दोनों एक दूसरे से मैच करती हैं। इसलिए कोई सेक्टर बेहतर है, ये लाइन गलत है। अगर आप बोलेंगे गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर किस लिए है? उसमें जाने वाला आदमी बेवकूफ तो नहीं है? ये समाज है, समाज। इसमें हर तरह के इंस्टीट्यूशंस, हर तरह के लोग रहेंगे, हर तरह की दुकानें होती हैं, आप देखते हैं कि नहीं? जहां धोखाधड़ी होती है, जहां पर सही तौल नहीं मिलता, जहां पर पैसा बढ़ा के लिया जाता है, जहां फिक्स्ड प्राइस होता है, जहां क्वालिटी नहीं होती, लेकिन सारी दुकानें चलती हैं, क्योंकि हर दुकानों के मांग की पूर्ति करने के लिए इस बाजार में ताकत है, क्षमता है, नहीं तो एग्जिस्ट नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब समाज में ऐसे लोग हैं जिसकी इच्छाओं को पूरा करता है, उन्हें वो सेटिस्फाई करता है। इसलिए समझिए, इसको समझिए, दोनों को समझिए। जब आप गवर्नमेंट सेक्टर बैंक का इंटरव्यू देने जाएंगे, तो गवर्नमेंट सेक्टर की जो विशेषताएं हैं, जिसने आपको आकर्षित किया, उन्हें बताएंगे। और जब आप प्राइवेट सेक्टर का इंटरव्यू देने जाएंगे, और अगर आपका स्वभाव प्राइवेट सेक्टर से मैच करता है, तभी तो जाएंगे। नहीं मैच करता तो जाने की जरूरत नहीं है। तो वो स्वभाव क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके आधार पर जाएंगे। ठीक है, एक क्षेत्र के साथ मेरी आसक्ति नहीं है, हो सकता है विरक्ति हो, दूसरे क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड बहुत दूर तक नहीं चलेगा। प्राइवेट में जाना नहीं चाहते इसलिए गवर्नमेंट में जाना चाहते, ऐसा ना बोलिए, ऐसा ना बोलिए। एक हद तक ही ये सही है। गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ विशेषताएं हैं, प्राइवेट में जाना चाहते हैं उसकी कुछ विशेषताएं हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत तेजी से आदमी आगे जा सकता है, लेकिन उतनी ही तेजी से वो गिर भी सकता है। वहां जॉब की कोई गारंटी नहीं है, किसी को कभी भी निकाल दिया जाए। इस दृष्टि से इससे खराब कोई सेक्टर नहीं हो सकता। लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी मेरिट चाहता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्षमता है तो दूसरे क्षेत्र में, दूसरे बैंक में काम कर रहा हो, उसे वो बुला के लाता है, जो चाहिए वो देता है। वो इतना देता है जितना गवर्नमेंट सेक्टर आपको कभी नहीं देगा। लेकिन जिस दिन आप उसके लिए काम नहीं आएंगे, निकाल के फेंक देगा। जो व्यक्ति जीवन में बहुत तेज आगे बढ़ना चाहते हैं और नीचे गिरने से डर भी नहीं लगता, जिन्हें इस तरह का उतार चढ़ाव पसंद है, वो प्राइवेट सेक्टर को चूज करते हैं। लेकिन जो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ चाहते हैं, उन्हें गवर्नमेंट सेक्टर पसंद है। गवर्नमेंट सेक्टर के पक्ष में बहुत सारी बातें हैं, उसको समझ लीजिए। और वो आपको, चाहे आप बोले या ना बोले, वो आप जानते हैं। इसी कारण तो आप आकर्षित हुए, नहीं तो आप आते ही क्यों?
गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी प्रॉफिट होता है वो आखिरकार इस देश के खाते में जाता है, और इस देश का पैसा सरकार इस देश पर खर्च करती है, उसका हम भी एक पार्ट हैं। यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जब हम काम करते हैं तो वहां होने वाला प्रॉफिट हम पर भी खर्च होगा, इसलिए वो हमारा अपना सेक्टर जैसा फील होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में ठीक है, उच्च अधिकारी होते हैं, निम्न अधिकारी होते हैं, निम्न कर्मचारी होते हैं, सब कुछ होते हैं, सारा लेयर होता है, लेकिन ये सभी नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए होते हैं, पर्यवेक्षण सुपरविजन के लिए होते हैं। कोई किसी का मालिक नहीं होता, कोई नौकर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर वाले ने कलम चला दिया आपकी नौकरी चली गई, इतनी आजादी इतना अधिकार किसी को नहीं होता। आप वहां काम करते हैं, पूरे विश्वास के साथ काम करते हैं, एक स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता बहुत प्यारी है, आत्मसम्मान बहुत प्यारा है, उससे वो समझौता नहीं कर सकते। स्लो बट स्टडी ग्रोथ चाहते हैं, उतना उतार चढ़ाव पसंद नहीं है। धीरे धीरे बढ़े कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में सिक्योरिटी का ज़्यादा महत्व है, वो गवर्नमेंट सेक्टर को चूज करते हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर की विशेषताएं हैं और इसीलिए आपने इसको चूज किया है। जब मैं पूछता हूँ किसी स्टूडेंट से कि आप प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहते, मुझे लगता है 90% का जो जवाब आता है वो बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर, बाप रे, सुबह से रात तक काम ही करो, ऐसा सेक्टर में कौन जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए जहाँ पर फिक्स होता है। ये आंसर अगर आपने दे दिया ना तो बना बनाया सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। आप आंसर दीजिए, अच्छा मत दीजिए, एक एवरेज दीजिए, 100 दीजिए, चल जाएगा, चलेगा, क्योंकि वो तो पर्सनैलिटी देखते हैं, लेकिन उनको काम चोर नहीं चाहिए। कितनी गलत बात है। आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं और क्या बोलते हैं, एक तरह से इंटरव्यू जो आप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि इस जॉब के लिए, इस सेवा के लिए मैं एक उपयुक्त सुटेबल कैंडिडेट हूं, मुझे सेवा का अवसर दिया जाए, यही बोलते हैं ना। और मुंह से आप क्या बोले, ना ना ना, सेवा ना, सेवा ना, सेवा ना, इतना काम मुझसे नहीं होगा। काम चोर लोगों के लिए इंटरव्यू हो रहा है क्या? दरअसल आप काम चोर नहीं हैं। दरअसल आप गलत बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आप सोच नहीं रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं उसका अर्थ क्या निकल रहा है, मीनिंग क्या निकल रहा है। आप चीजों को ढंग से बोल नहीं पाए और सब चौपट हो गया। काम से आपको नफरत नहीं है, काम आप करना चाहते हैं। सच तो यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि कोई बंदिश नहीं है। अभी ये जो चल रहा है एक तरह से विमुद्रीकरण का दौर, इसमें बैंक कर्मियों को सबसे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ठीक है, कुछ लोग एनवाइड होंगे, लेकिन उसका एक बड़ा भाग होगा जिसे लगता है कि ये राष्ट्रहित से संबंधित है, और इसीलिए उस समय से पहले चले जाते और देर रात तक काम करते रहते हैं, क्योंकि जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता जब तक अंदर से इच्छा ना हो। जहाँ तक बड़ी संख्या में लोगों का सवाल है, और वो दिन रात एक कर रहे हैं। अगर उनके अंदर चाहत नहीं होती तो ये सभी लोग रिवोल्ट कर चुके होते और ये फ्लॉप हो चुका होता। उन्हें लगता है सही फैसला है, इसलिए दिन रात एक करके वो काम कर रहे हैं। जब आप अपने लिए काम करते हैं तो घंटे नहीं देखते। जब आपको लगता है सही कदम है, राष्ट्रहित के लिए जरूरी है, तो आप आगे बढ़ के काम करते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर भी आपको सारी सुविधाएं देता है, कानूनन जो भी है सब मिलता है। प्राइवेट सेक्टर वाला जैसे ही लगता है कि इस व्यक्ति से नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, बहुत लंबी छुट्टी लेने वाला है, स्पेशली लेडीज, ये में प्रेगनेंसी का दौर होता है, उस दौरान सोचते हैं 1 साल इनको निकाल ही देते हैं। कौन इतनी लंबी छुट्टी दे और कौन इतना पैसा दे। ये जो अप्रोच है बहुत गलत अप्रोच है, और इसी बात से आपको चिढ़ है। अरे आप दिन रात जिस प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करते हैं, आपको कभी जरूरत पड़ गई तो छुट्टी नहीं देंगे। उस समय उनको कोई लगाव ही नहीं होता, हाँ जाइए, नहीं छुट्टी देंगे, दीजिएगा तो हमेशा के लिए जाइए। यही अप्रोच है, यही टेंडेंसी है जिसके कारण व्यक्ति जिनके जीवन की अपनी एक शैली है, अपना एक उद्देश्य है,
वो प्राइवेट सेक्टर के इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते, इनसे चिढ़ होती है और इसीलिए उस क्षेत्र में जाना नहीं चाहते। काम करने से उन्हें नफरत नहीं है, लेकिन आपके आंसर देने में नज़र आना चाहिए, ये नज़र आना चाहिए कि हमें जीवन में एक संतुलन बनाना है, काम भी करना है, परिवार भी है, देश भी है, समाज भी है, सबको समय चाहिए। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम होता है जो ठीक है, स्पेशल केस में कभी ज़रूरत है तो समय न मिला, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा 60 साल तक अपना जीवन बांध दें, दिन रात काम काम काम। तो ये जीवन मुझे नहीं चाहिए। फिर देश के लिए मैंने क्या दिया, इस समाज के लिए क्या दिया, उस परिवार और अपने बच्चे के लिए क्या किया। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम होना चाहिए और ये मुझे बहुत प्यारा है, ये मैं गवर्नमेंट सेक्टर में ही दे सकता हूँ। मेरी अन्य कुछ अभिरुचि है, मैं गरीबों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, समय नहीं लेगा तो करूँगा क्या। जरूरत होने पर सुबह 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक काम करूँगा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, कहीं पर भी, लेकिन जरूरत होने पर। अदरवाइज मुझे भी समय चाहिए, मेरा भी पारिवारिक जीवन है, मुझे भी कुछ अन्य चीज़ें हैं, कुछ अन्य इच्छाएँ हैं जिन्हें पूरी करनी है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम होना चाहिए, ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। वहाँ तो हस्बैंड वाइफ में तलाक हो जाता है, समय नहीं दे पाते एक दूसरे को। अब इसको पूरी तरह से लागू मत कर दीजिएगा, प्राइवेट सेक्टर में लोग आरोप न लगाने लगे मैंने क्या कह दिया। अरे कुछ नहीं किया, लेकिन 12-12 घंटे तक दोनों काम ही करते रहेंगे, संडे को भी छुट्टी नहीं देंगे तो क्या होगा बताइए। ये लोअर लेवल पर ज़्यादा होता है। या फिर ऐसा बोलिए ना, कुछ नहीं होता। जो इस तरह के लोग हैं, महत्वाकांक्षी हैं, रिश्ते प्यारे नहीं हैं, दिन रात सिर्फ काम ही करना है, काम के अलावा कुछ नहीं सोचता, उन्हें जीवन में सिर्फ वो ऊंचाई ही चाहिए, ये इच्छाएं हैं जिनको पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर होता है। जिनकी इच्छाएं हैं उनके लिए इससे अच्छा कोई क्षेत्र नहीं है। मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा ये है जिसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर बना है, और मुझे तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। मुझे बैंक में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में जाना है। एक अगला सवाल पूछा जाता है, अगले 5 वर्षों में आप अपने को कहां देखते हैं? अगले 5 वर्षों में आप अपने को कहां देखते हैं? आप जानते हैं इसका आंसर देने में कोई क्या बोलते हैं कैंडिडेट? हाँ, मैं अगले 5 वर्षों में ब्रांच का मैनेजर बन जाऊंगा या उस पोस्ट तक पहुंच जाऊंगा, इस तरह से बोलते हैं। ये सही नहीं है। मुझे याद आ रहा है, राजनीति के एक बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, नाम नहीं लिया जाना चाहिए, मुख्यमंत्री रहे, बहुत सारे पदों पर रहे। उन्होंने कहा था, शायद आज भी यही चाहत रखते हों, एक दिन ये प्रधानमंत्री की कुर्सियां तो हम लेके रहेंगे। ये उनका लाइन था। अब आप बताइए, अगर न ले सके तो जीवन बेकार, जीवन बेकार, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी इच्छा तो पूरी ना हुई। ले लिए तो लगता है उसके आगे कुछ है ही नहीं। अरे भारत का महानतम प्रधानमंत्री बन के दिखाइए, लेकिन नहीं, उनका तो कुर्सियां चाहिए ना, प्रधानमंत्री की कुर्सियां। माने उस पावर को मिसयूज करना है उनको। पावर नहीं है वो, सेवा का स्तर है। अगर आपके अंदर वो बात होती तो ये लाइन आप कभी नहीं कहते। कोई ऐसी चाहत न बनाइए जिसके पूरा ना होने पर अफसोस हो और पूरा हो जाने पर आगे की इच्छा ही मर जाए। नहीं, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी का एग्जाम्पल आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने कभी नहीं चाहा होगा जीवन में कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। अरे सिर्फ चाह लेने से हो जाता है? वो रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, योग्यता प्रदर्शित की। किसी पद पर जाना, आप अपने को अपॉइंट नहीं करते, वो कोई और करता है। अगर आपको जो जिम्मेदारी दी गई उसका सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो आपको मिलेगा अगला पद, उससे ज्यादा जिम्मेदारी का पद। पद जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पावर नहीं। पावर एक नेगेटिव वर्ड है।
उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको पावर दिया जाता है। जिसके अंदर वो क्षमता होती है, उस पावर्स का इस्तेमाल करके वो उसको पूरा कर पाता है। जिसके अंदर क्षमता नहीं होती, वो कुछ नहीं कर पाता। नहीं तो हर एसपी और हर कलेक्टर बड़ा सक्सेसफुल हो जाता। पावर तो सेम है। क्या हर लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं? रोज ट्रांसफर होता रहता है। क्राइम ही नहीं रुकता उनसे। क्षमता ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है। गलती से आ गया, सिलेक्शन हो गया उनका, क्योंकि एग्जाम प्रोसेस में गड़बड़ी है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, कंट्रोल करने का पावर नहीं है, एग्जाम प्रोसेस में फेल्योर है। शायद इस पर रिसर्च होगा और इसमें सुधार होता रहेगा। आगे फाइनेंस मिनिस्टर बने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्होंने जो जिम्मेदारी मिली उसका पूरी निष्ठा के साथ पालन किया और फिर प्राइम मिनिस्टर भी बने। न वो पहले आरबीआई के गवर्नर के लिए लालायित रहे, न वो फाइनेंस मिनिस्टर के लिए लालायित रहे, न वो प्राइम मिनिस्टर के लिए लालायित रहे। अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं ही बनते तो क्या होता? वो जीवन में एक सक्सेसफुल व्यक्ति रहते, जो पूरी संतुष्टि के साथ जिन्होंने अपना जीवन जिया। ना वो रोके नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहे, ना हाय हाय करते रहे और आखिरकार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस पद तक नहीं जाना है अगले 5 वर्षों में। मुझे पॉलिसी मेकिंग बॉडी का हिस्सा बनना है, जिसकी शुरुआत हो चुकी, और ऊंचे स्तर पर जाना है जहां बड़े पैमाने पर नीतियों का निर्माण होता हो। नीतियां जितने बड़े पैमाने पर बनेंगी उतने ज्यादा लोगों को प्रभावित करेंगी और उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। मुझे पॉलिसी मेकिंग बॉडी में ऊंचे स्तर पर जाना है, जिससे मैं बड़ी नीतियों का निर्माण कर सकूं। छोटी नीतियों का निर्माण मैं सही ढंग से कर सका तो मुझे उच्चतर नीति बनाने के लिए उस बॉडी में रखा जाएगा। वहां पर मैं ठीक ढंग से काम कर सका तो मुझे और ऊंचा पद यानी जिम्मेदारी दी जाएगी। पद का मतलब जिम्मेदारी होती है, अधिकार नहीं। नेगेटिव अप्रोच मत रखिए, अधिकार को साइड कर दीजिए। अधिकार तो उस जिम्मेदारी को पूरा करवाने के लिए दी गई शक्ति है। अगले 5 वर्षों में हमको ये बाउंड्री नहीं खींचनी है। ब्रांच मैनेजर हो सकता है मुझसे आगे जाएं, हो सकता है उससे कम रह जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने ईमानदारी के साथ काम किया, यदि मेरे अंदर क्षमता है, यदि मैं कर सकता हूं, तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा उच्चतर जिम्मेदारी का पद। इसलिए अगले 5 वर्षों में मैं ये देखता हूं कि डिसीजन मेकिंग बॉडी में कहीं उच्चतर स्तर पर रहूंगा। यही आपका आंसर होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। ऑल द बेस्ट।